नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल अकाउंट्स कैप्सूल में। और आज है वीडियो नंबर 4। वीडियो नंबर 3 में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस। देखिए, हम आज पढ़ेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में ही, लेकिन यहाँ पर हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस की क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। देखिए गाइज, कल हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है और हमने ये देखा था कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कुछ और नहीं बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है, जो फाइनल अकाउंट हम बनाते हैं, जो साल के आखिर में जो भी अकाउंट हम बनाते हैं, वो जो रिजल्ट हमें दे रहे होते हैं, हमने उन्हीं को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहा है। अब प्रॉब्लम ये आती है, जब बच्चों से पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग बताओ, तो वो बच्चे बताते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बेटा देखिए, जब आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग पूछा गया है तो आप वहां पर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बता सकते, क्योंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल रिजल्ट है, जबकि अकाउंटिंग एक रिकॉर्डिंग, समराइजिंग और इस तरीके से आखिर में फाइनल अकाउंट बनाने तक की हमारी एक आर्ट है। सो गाइज देखिए, हम यहां पर बात करेंगे कि उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इनमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहली जो क्वालिटी मैं बात करूं तो वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है बेटा विश्वसनीयता। ये जो चीज है, मतलब हम उस पर किस तरीके से विश्वास कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर किस तरीके से विश्वास किया जा सकता है। सबसे पहले ये बात है कि वो विश्वसनीय होनी चाहिए। और विश्वसनीय कोई चीज कब होती है? जब उसके बारे में हमारे पास फैक्ट्स हों, वो फैक्चुअल हो बेटा, या मैं ये कह सकता हूं कि वो वेरीफाइएबल हो। वो फैक्चुअल हो या वेरीफाइएबल हो, मतलब हम उसको वेरीफाई कर सकें। जो भी फाइनल रिजल्ट हमने दिए कि हमें प्रॉफिट हुआ है, तो वास्तव में जो प्रॉफिट हुआ है क्या वो वेरीफाई किया जा सकता है? क्या हमने ऐसे ही झूठ में या हमने धोखे से ही अपना प्रॉफिट दिखा दिया जबकि हमें इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा हो, या हम अपना लॉस दिखा रहे, हो सकता है हमने धोखे से ही अपना लॉस दिखा दिया हो जबकि इतना लॉस नहीं हो रहा हो। सर लॉस कोई क्यों दिखाएगा? क्योंकि टैक्स लगता है, इनकम टैक्स लगता है, और इनकम टैक्स से बचने के लिए जो ट्रेडर होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, या जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो अपना जो प्रॉफिट है वो हमेशा कम करके दिखाने की कोशिश करता है। सो गाइज, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो वेरीफाइएबल किस तरीके से होंगी? देखिए, जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर मैं बड़े बिजनेस की बात करूं तो वहां पर ट्रांजैक्शन करने वाला कोई और होता है, जबकि अकाउंटिंग करने वाला कोई और होता है। अकाउंटिंग करने वाले के पास में अगर आप जाकर के ये कहोगे कि भैया मैंने इतने रुपए का परचेज करा है सामान, या मैंने इतने रुपए की सामान जो है वो सेल करी है, मैं भी एक एम्प्लॉय हूं बिजनेस का, तो वो ऐसे ही नहीं लिख लेगा। आपकी जो आपने जो ट्रांजैक्शन करी उसको ऐसे ही नहीं लिख लेगा, बल्कि उसके लिए वो आपसे कहेगा कि भैया मुझे सोर्स डॉक्यूमेंट दे दो, मुझे कोई सबूत दे दो जिससे मैं ये पता कर सकूं कि हाँ आपने सच में ही कोई ट्रांजैक्शन किया है और उसको मैं रिकॉर्ड कर सकूं। सो ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? देखिए, जब भी कोई आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, या तो आप कुछ पैसे ले रहे हो, या कुछ पैसे आप उधार में सामान उठा रहे हो, या आप उधार में कोई चीजें बेच रहे हो। सो आपने जब भी कोई पैसा लिया या दिया होगा तो आपको कोई रसीद जरूर मिलती है। देखिए, जब भी आप कहीं दुकान पर जाते हो, कोई सामान लेने के लिए जाते हो, तो आप जैसे ही कैश में आप बिल पे करते हो या कैश में आप सामान खरीदते हो, तो आपको दुकानदार एक मेमो देता है जिसे हम कैश मेमो कहते हैं, और वो लिखता है कि आपसे मैंने इतने रुपए नगद प्राप्त करे। वो कैश मेमो है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं, अगर आपने उधार में सामान लिया है तो एक बिल आपको जरूर देता है, बिल देता है, या मैं कह सकता हूं बेटा इनवॉइस आपका होता है, एक इनवॉइस आपको जरूर मिलता है। सो ये 2-3 चीजें हैं, या इसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन फिलहाल इन्हीं से आप समझिए कि ये जब आपके पास होंगे तो आप अकाउंटेंट के पास जाओगे और भैया ये बोलोगे, ये लो भैया मैंने जो है वो मैं बिजनेस के लिए ये सामान खरीद करके लाया था, मैं बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल खरीद करके लाया था, मैं 5,000 रुपए का सामान खरीद करके लेकर आया, और ये उसकी कैश मेमो है। और अब आप उस सामान की एंट्री कर दीजिए, आप अपनी बुक्स में जो है वो लिख लीजिए कि हमने इतने रुपए का सामान खरीदा।
सो बेटा जब भी ट्रांजैक्शन होगा तो वो सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर होगा, बिना सोर्स डॉक्यूमेंट के ट्रांजैक्शंस की एंट्री नहीं करी जाएगी। और सोर्स डॉक्यूमेंट पे अगर ट्रांजैक्शन की एंट्री करी जाती है वही जो होगा ट्रांजैक्शन वेरीफाइएबल होगा। तो मैं कह सकता हूं कि फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो वेरीफाइएबल होने चाहिए, वो फैक्चुअल होने चाहिए, ताकि हम उनके ऊपर विश्वास कर सकें। देखिए अगर आपने सोर्स डॉक्यूमेंट का यूज नहीं करा, आपने सबूतों का यूज नहीं करा, तो आप कोई भी जो होगा वो बिजनेस के अंदर धोखा कर सकता है और हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगी वो हमें ट्रू रिजल्ट नहीं देंगी, क्योंकि उसमें सारी चीजें ही लगभग झूठी लिखी होंगी। सो हमें सही नहीं पता चल पाएगा कि क्या सही है और रिजल्ट सही आए हैं या नहीं आए हैं। उसके बाद सेकंड जो क्वालिटी है वो है रेलिवेंस। रेलिवेंस मीन्स बेटा नेसेसरी चीजें, नेसेसरी इंफॉर्मेशन, नेसेसरी इंफॉर्मेशन। अब ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, यही हमने अकाउंटिंग में करनी चाहिए। मतलब जब भी हम कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जब भी कोई चीजें दिखा रहे हैं, तो वहां पर हम सारी की सारी जो है वो नेचर की आइटम हम दिखाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, मतलब हम रिजल्ट दिखाने की बात करते हैं, तो वहां पर हमें केवल नेसेसरी चीजें ही हैं, नेसेसरी इंफॉर्मेशन ही है, वही हमें दिखानी चाहिए। लेकिन वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती हैं, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी। सो गाइज एक चीज समझने की कोशिश करें कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो हम ये लिखते हैं कि आपने, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि आपने चेयर खरीदी, तो जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो तो आप ये जरूर लिखते हो कि क्वांटिटी कितनी खरीदी, मतलब आपने चेयर कितनी खरीदी, और साथ में आप उनकी कीमत भी लिखते हो कि हमने टोटल इतने रुपए की खरीदी। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट्स बनाते हैं, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना रहे होते हैं, तो वहां पर हम कभी भी नहीं लिखते कि हमारे पास में चेयर इतनी है, बल्कि हम फर्नीचर के नाम से हम बैलेंस जो शीट हम बनाते हैं उसमें हम लिखते हैं कि हमारी एसेट्स कितनी है, और वहां पर हम लिख देते हैं कि हमारे पास फर्नीचर है, और फर्नीचर की हम टोटल वैल्यू लिखते हैं, हम क्वांटिटी नहीं बताते। सेम इसी तरीके से आपने जब भी किसी से रुपए लेने हैं तो आप उनके नाम लिखते हो बेटा, लेजर के अंदर उनके अकाउंट्स बनाते हो। आपको यह भी पता है कि आपके इतने 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 जो हैं वो आपके पैसे मिलने हैं, और इन लोगों से, इन पर्सन से आपने वो लेने हैं। लेकिन जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएंगी तो बेटा उसमें क्वांटिटी नहीं लिखी जाएगी, मतलब आपने किससे कितने रुपए लेने हैं ये चीजें नहीं दिखाई जाएंगी। माफ कीजिएगा, आपने किन किन लोगों से रुपए लेने हैं ये चीजें नहीं दिखाई जाएंगी, बल्कि ये दिखाया जाएगा कि आपने रुपए कितने लेने हैं। सो नेसेसरी इंफॉर्मेशन लिखनी है ताकि वो सभी के लिए हो, क्योंकि देखिए हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते कौन है, ओनर करते हैं, मैनेजमेंट करती है, मतलब इंटरनल जो पर्सन है वो भी करते हैं, और एक्सटर्नल यूजर भी होते हैं, जैसे एम्प्लॉय कर रहे हैं, कस्टमर कर रहे हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर कर रहे हैं, कंपटीटर्स कर रहे हैं। तो वो क्या देखना चाह रहे हैं, वो ये नहीं देखना चाह रहे कि आपने कितने लोगों से पैसे उधार लेने हैं या आपने कितने लोगों से पैसे उधार ले रखे हैं, बल्कि वो अमाउंट देखना चाहते हैं कि आपने कितने लोगों से पैसे उधार लिए हैं या आपने कितने लोगों को पैसे उधार दे रखे हैं। सो नेसेसरी इंफॉर्मेशन ही जो है वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, जो भी फाइनल रिजल्ट हम बनाने वाले हैं, उसमें केवल नेसेसरी इंफॉर्मेशन ही इंक्लूड करी जाएंगी। उसके बाद है बेटा अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या होगा, देखिए हमने जो भी रिजल्ट बनाए उनकी लॉजिकल प्रेजेंटेशन देनी होगी, लॉजिकल प्रेजेंटेशन देनी होगी, क्योंकि ये जो रिजल्ट्स हैं ये केवल हमारे लिए नहीं है बल्कि बाहर वाले लोगों के लिए भी है, जिन्हें अकाउंटिंग्स की टर्मिनोलॉजी का बिल्कुल पता नहीं है, जिन्हें नहीं पता कि अकाउंट्स में किस चीज को क्या बोला जाता है। लेकिन उनके लिए भी ये सारी चीजें हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है। सो क्या किया जाता है बेटा, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है तो वहां पर कोई ऐसी चीज जो कि समझ नहीं आ सकती, तो उसके लिए नोट्स दिए जाते हैं फाइनल अकाउंट्स में। ये मान लेता हूं मैंने ये फाइनल अकाउंट बनाया, और ये फाइनल अकाउंट बनाने के बाद में यहां कोई टर्म लिखी हुई है
इस टर्म को मैं यहां डिफाइन करूंगा कि ये टर्म जो है इसका मतलब क्या है। सो ये सारी चीजें अंडरस्टैंडेबिलिटी में आएंगी, मतलब लॉजिकल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है तो वो इस तरीके से होनी चाहिए ताकि वो सभी को समझ आ जाए। लॉजिकल उसकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए बेटा, वो जो है अंडरस्टूड हो, इजीली जो है वो अंडरस्टूड हो। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा कंपेरेबिलिटी की। कंपेरेबिलिटी का मतलब है बेटा पास्ट फिगर को हम दिखाएंगे। देखिए, जब भी हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं उनका यूज कौन कर रहा है? बाहर वाले यूजर्स कर रहे हैं। लेकिन आपने अब की बार देखा, मैंने आप लोगों को कहा कि आपने प्रॉफिट अब की बार 5 लाख रुपए का कमाया। अब की बार आपको प्रॉफिट हुआ, आपने प्रॉफिट अर्न करा कितने रुपए का? 5 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करा। आपके हिसाब से तो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन ये तब तक है जब तक आपने केवल इस साल की फिगर्स को देखा। अगर आपने पिछले साल की फिगर्स को नहीं देखा है अब तक, तो ये आपको ये लग रहा है कि ये बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि 5 लाख रुपए का प्रॉफिट इसने कमाया है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को कहूं कि पिछले साल जो प्रॉफिट था वो 75 लाख रुपीस था, 75 लाख रुपए था, और उससे जो पहले या उससे पिछले साल जो था वो आपका प्रॉफिट था वो 60 लाख रुपए था, तो आप एक चीज देखेंगे कि पिछले सालों में प्रॉफिट जो था वो बहुत अच्छे से हो रहा था, लेकिन अब के साल प्रॉफिट केवल 5 लाख रुपए का हुआ है। मतलब हमें प्रॉफिट कितना कम हुआ? अब की बार बेटा 70 लाख रुपए प्रॉफिट कम हुआ। सो ये कहा गया है कि यूजर्स के लिए वो सारी इंफॉर्मेशन आप दोगे जो उन्हें आपके बिजनेस की ट्रू पिक्चर जो है वो दिखाने की कोशिश करती है। और वो ट्रू पिक्चर कैसे दिखाई जाएगी बेटा? आप सभी फिगर्स को कंपेयर करने की कोशिश करोगे, मतलब अपने जो आपके पास्ट रिजल्ट्स थे, जो आपके पिछले साल के रिजल्ट्स थे, वो भी आप अब की बार के रिजल्ट्स के साथ दिखाओगे ताकि लोगों को आपके बिजनेस के बारे में सही पता चल सके। सो गाइस, आज हमने बात करी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। यहां से बेटा देखिए एक चीज समझने की कोशिश करें। हो सकता है थ्योरी का ये पार्ट आपको लग रहा हो कि सर ये चीजें एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आगे फ्यूचर में जब आप अकाउंटिंग करने जा रहे हो, जब आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, तो आपको किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स का यूज करना है ताकि आप अपने आप में और ग्रोथ कर सकें, क्योंकि अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में आप लिख करके हमें बता सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी के बारे में कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, कौन कौन सी टर्म्स का अकाउंटिंग में यूज किया जाता है। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।